स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम समाज से जुड़ा हुआ है। हम समाज के हर वर्ग से जो उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले महानुभाव हैं उनसे हम सीधा संवाद स्थापित करते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डीवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी के मैनेजिंग डायरेक्टर दुर्गेश कुमार सिंह जी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत स्वागत। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि नीति आयोग से मान्यता प्राप्त है उसके तहत पंजीकृत है और खास ही यूएनओ जेनेवा के एक चैप्टर से भी वो पंजीकृत है, उससे जुड़ी हुई है। इस यूनिवर्सिटी ने आपको एक मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। जी सर। सब पहले तो बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये जो डिग्री है ये इसमें मेरे मैं कहूँगा कि मेरे एक फादर का और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जिन्होंने मुझे एक तरह का एक विज़न दिया कि भाई इससे पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म नहीं करनी है और अपना सारा ध्यान इस मंजिल तक लगाना है। उसके बाद आगे जो भी होगा चैप्टर वो हम देखेंगे। तो मेरे को ये बहुत अच्छा और मुझे लगता है कि शायद मैंने अपने पेरेंट्स को गर्व करवाया है कि मैं अब डॉक्टरेट हो गया हूँ और अब मैं आने वाले टाइम में इसको और बढ़ाऊँगा। कुछ का प्रिय विषय होता है राजनीति, किसी का समाजशास्त्र, आपका शिक्षा का, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कूल का संचालन भी करते हैं, आप शिक्षा की चुनौतियों के बहुत भारी ज्ञाता भी हैं और किस तरह से निपटना है वो भी आपसे परिचित है। तो अब सवाल यह है कि शिक्षा में जिस तरह का अभी वातावरण चल रहा है, उम्मीद तो है कि धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन कोरोना की जो दूसरी लहर है या तीसरी लहर है या नई लहर कह लीजिए, वो बड़ी चिंता का विषय करती है। कोरोना काल में विश्व में कम से कम नहीं तो मेरा मानना है कि 20-25 करोड़ जो है बच्चे प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। तो इस दिशा में अब आगे का क्या रास्ता है? सर रास्ता अभी देखिए हमारा धीरे धीरे जैसे कि हुआ है कि भाई हमने धीरे धीरे अपने वैक्सीनेशंस को शुरू करा है, अपने इसमें पेरेंट्स के कंसर्न्स के साथ हमने स्कूल में आना जाना शुरू किया है। अब धीरे धीरे पेरेंट्स भी खुल के सामने आने लगा है कि भाई आप ग्रुप्स में या ऑल्टरनेट डेज पे या ऑल्टरनेट के टीचर्स के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग स्कूल में बुलाइए करिए, ताकि एक साल जो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बच्चों का वो भरपाई हम पूरी कर सकें। सेकेंडली इस चीज़ को जो हम भरपाई करेंगे कि वो ऑनलाइन का थोड़ा सा जो माध्यम है हम उसको थोड़ा डाउन ट्रोडन करेंगे और हम जो हमारा जो कहते हैं ना जो हमारा शिक्षा का जो हमारा फ्रंट फुट पे आके हम उस चीज़ के आगे काम करेंगे। दुर्गे जी, भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी जी जिसने आपको उपाधि दी है, इसके बारे में बताइए। सर भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इसमें समझा कि मैं इसमें एनरोल कर पाया और मैंने अपनी इसमें डॉक्टरेट कंप्लीट करी। और इसमें यह है कि सर ये एक यूएनओ से जिनीवा स्विट्ज़रलैंड की इससे एफिलेटेड होके इसमें ये आके इन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट इसमें इन्होंने और नीति आयोग के अंडर में ये पंजीकृत है और उसमें इन्होंने काम किया है। तो इसमें ये बोलूँगा कि भाई हाँ, इन्होंने जितने भी जो इस लायक होते हैं या कह लीजिए वो रीज़न बीइंग कि चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी जो उसमें उन्होंने काम करने का उनको नॉलेज हो, उनको काम करना है फ्रंट फुट पे, जैसे कहते हैं कि फ्रंट फुट पे काम करते हैं, उनको ग्राउंड नॉलेज हो, उस जगह पे नॉलेज हो, तो उन्हीं लोगों को एनरोल करके ये उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए आपके साथ बहुत सारे महानुभावों को भी उपाधि दी गई, वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। कुछ ऐसी विचार बनाया कि इन जो उपाधि जिनको मिली है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी दक्षता रखते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं या महारत हासिल करते हैं। कुछ ऐसा समूह बनाया जाए जो लोग डॉक्टरेट हैं अपने अपने विषय में, तो कोई समूह मतलब ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो आगे समाज के लिए काम कर सके। बिल्कुल सर, होना चाहिए। अब जैसे वहाँ पे एक मेरे एजुकेशन से रिलेटेड ही मैं बताऊँगा कि एटलीस्ट मैं वहाँ पे 4 लोगों से मिला जो एजुकेशन लाइन से थे, और भी थे बट मैं जिनको जानता था, जिनसे मेरी जान पहचान हो पाई, वो मैं 4 जनों को जानता था। इसके अलावा उन्होंने कई लोग ऐसे भी थे जो शास्त्र को जानते थे या जो भविष्यवाणी ज्योतिष विद्या को लेके मानते थे। तो इन लोगों का अगर कह लीजिए कि इनका ग्रुप्स बना दी जाएँ या कुछ काम किया जाए तो इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक कह लीजिए कि एक वन सेंटर हो जाएगा जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वहाँ का वहीं का समाधान हो जाएगा उस चीज़ का। जी, तो ये चीज़ अब सबसे बड़ा सवाल है एजुकेशन से जुड़ा हुआ। अब जो जिस तरह से एक तरह तो क्लासरूम की पद्धति है और एक तरह से वर्चुअल एजुकेशन शुरू हो गया है।
अब सवाल यह है कि दोनों का संतुलन भविष्य में कैसे कायम किया जाए कि देखो, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो निश्चित रूप से वो सहपाठियों से बहुत कुछ सीखता है, उनकी आदतें होती हैं, टीचर्स की वो कभी कभी टीचर को कॉपी भी करता है। हालांकि मैं मानता हूं कि बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आप बच्चे निकले, लेकिन ये बच्चों का स्वभाव होता है, उस समय भी बहुत कुछ सीखते हैं वो। अब सवाल यह है कि क्या वर्चुअल और क्लासरूम शिक्षा ये दोनों समान चल सकते हैं? सर समान तो नहीं चल सकते हैं। रीज़न उसका ये है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि वो बच्चे की जो एक कैप्टिवेटिंग जो एक स्किल होती है वो बच्चा देख के ही काम कर सकता है, ना कि वो वर्चुअली किसी चीज़ को देख के सीखे। रीज़न बीइंग कि अगर उसमें कोई स्किल है कि वो फुटबॉल में अच्छा है तो वर्चुअली वो उसको कैसे सीखेगा, वो टेक्निक कैसे सीखेगा, पेंसिल पकड़ना या कलरिंग करना, वो जब तक टीचर उसको नहीं बताएगा, नहीं करेगा, तब तक वो चीज़ को नहीं सीख सकता। वर्चुअली वो, मैं कहूँगा कि भाई वो उसको प्रॉपरली पूरे तरीके से नहीं सीख सकता, लेकिन उसका स्कूल में जाना या उस चीज़ को बिल्कुल 1-to-1 होके सीखने में बहुत फ़र्क है सर। ये शिक्षा नीति में बहुत बार इस बात पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि बच्चों को जिस विषय में वो ज़्यादा टैलेंटेड लगते हैं या जो विषय उन्हें प्रिय लगता है, मतलब आप पेरेंट्स का अत्यधिक दबाव रहता है कि पहले वो शुरू होते हैं मेडिकल से कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन जब वो इस विषय में नहीं आता तो फिर कहते हैं आप इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनने के बाद वो कॉमर्स में आता है। क्यों नहीं बच्चों की जब ग्रूमिंग होती है उस समय ही उसे इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर किया जाए? तो अब सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स के आगे आता है कि बच्चे की क्या रुचि है, उसकी प्रतिभा की पहचान कैसे हो। ये दबाव की जो सिलसिला चला आ रहा है मैं इसे कल्चरल विसंगति मानूंगा। सोसाइटी का एक हमारे भी एक बर्डन कह लीजिए कि भाई ये चीज़ है। इस चीज़ का मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जो किसी भी तरीके से आप बच्चे को, क्या होता है कि हमने एक पहले से पहले पेरेंट्स या उसकी फैमिली मेम्बर्स एक ड्रीम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप डिसाइड मत करो उसका फ्यूचर, लेट हिम डिसाइड कि एटलीस्ट उसका एक, जब तक वो समझ अपना एजुकेशनल लाइन या अपना स्पोर्ट्स लाइन जब तक वो खुद ना चुन ले या आपको दिख जाए कि भाई हाँ इस चीज़ में के अंदर वो अच्छा है, या आगे हम इसको, अगर हम इसको पुश कह लीजिए या कुछ इसको कह लीजिए कि इसकी हम ग्रूमिंग करेंगे तो हम इसकी इस लाइन में अच्छा निकल सकता है। लेट हिम डिसाइड कि भाई वो इस लाइन, क्योंकि बच्चा आज की डेट में बहुत एडवांस है। आप ये सोचें कि वो 10th-12th में आके इस चीज़ को समझता है, नहीं, बहुत पहले इस चीज़ को समझ जाता है कि मैं किस लाइन के लिए बना हूँ, चाहे वो फिर आपकी साइंस साइड हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स लाइन का हो, डजंट मैटर। एक सवाल मन में आता है कि जब हम बच्चों के टैलेंट शो देखते हैं, इतनी ज़बरदस्त प्रतिभाएं नज़र आती हैं, मतलब चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो या कोई और हो। अब सवाल समाज के सामने दूसरा पहलू इसका भी है। बच्चा टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया है, बच्चे को आप आगे ले जाने के लिए पेरेंट्स प्रमोट करते हैं, उन्हें पढ़ाई भी करवाते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स बच्चों को नोट उगलने वाला ATM बनाना चाहते हैं? सर क्योंकि ये जो आपकी जो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो कई रियलिटी शोज़ हैं, कुछ हैं, क्योंकि आजकल का जो है वो मैं कहूँगा कि शो ऑफ बिजनेस थोड़ा ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिभा अपने बच्चे के थ्रू निकलवाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आजकल बहुत कॉम्पिटिशन्स या कह लीजिए बहुत मारामारी चल रही है कि किसी तरीके से कहीं पर भी अगर उसको पता चल जाए कि मेरा बच्चा फॉर एग्जांपल डांसिंग में अच्छा है, तो वो हर तरीके की किसी भी कलेक्शंस को या किसी तरह के कोई कॉम्पिटिशन में कहीं वो किसी तरीके से कहीं उसका नाम आ जाए और वो उस चीज़ को कहीं क्रैक आउट कर जाए। क्या पेरेंट्स, देखिए हर वक्त कोई पेरेंट्स निगरानी नहीं बच्चों पर रख सकता, लेकिन उसके संस्कार जो है वो इतने बेहतरीन हों, इसके लिए पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए? सर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आज की, देखिए आज की जो रोज़ की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है, बहुत कह लीजिए कि भाई उस टाइम पे वो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाता, या कहना चाहिए पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं दे पाता। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अपने और भी काम करने हैं, अपनी रोजी रोटी रखनी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा टाइम, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम जो बच्चे को सूट करता हो, घर परिवार में बैठ के एक टाइम का अगर खाना भी साथ में खाएंगे तो उससे क्या है कि बच्चे को ये हो जाएगा कि भाई हाँ मुझे एक टाइम अपने पेरेंट्स को देना है या पेरेंट्स को मुझे बच्चे को देना है, वो हमारा फैमिली टाइम है। उसमें पूरे दिन का आप उसका दिनचर्या पूछिए, उसके क्या हुआ, क्या नंबर आए, कैसा क्या हुआ, क्लास में क्या हुआ, टीचर ने कैसा क्या किया, ये चीज़ एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर लंबे टाइम तक उस पर असर करेंगी, और कभी कुछ ऐसा कुछ दिमाग में आएगा भी तो वो चीज़ उस टाइम पे निकल के बाहर आ जाएगी। तो डॉक्टर दुर्गेश सिंह ने बहुत ही अच्छा संदेश पेरेंट्स के लिए भी दिया है
और जो समाज के लिए भी है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनकी जब ग्रूमिंग होती है वो संस्कारवान बने, नैतिक मूल्यों को परखें, नैतिक मूल्यों को जाने, पारिवारिक मूल्यों को जाने। इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों के लिए पर्याप्त समय देना होगा, चाहे वो दिन में एक बार ही मिले, एक बार इकट्ठे होकर के खाना खाएं, उनसे पूछें, उनकी दिनचर्या पूछें। इससे बच्चों की जो मानसिकता है वो ना केवल परिवार से जुड़ेगी बल्कि समाज के प्रति वो एक जवाबदेह जिम्मेदार नागरिक बनेगा, कानून का पालन करने वाला नागरिक बनेगा। तो ये उनका समाज के लिए संदेश है। दुर्गेश जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।